हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हैं। चलिए, हमारा नया टॉपिक जो है वो है कंजंक्शन। प्रीपोजिशन हमने कंप्लीट कर लिया था। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कंजंक्शन। देखो, नाम से ही हमें समझ में आता है जंक्शन का मतलब क्या होता है, जोड़ना, जोड़ने वाला। तो कंजंक्शन की अगर मैं बात करूं तो कंजंक्शन स्टूडेंट्स आपका कैसा वर्ड होता है, एक जॉइनिंग वर्ड होता है। ठीक है, जोड़ने वाला वर्ड होता है, एक जॉइनिंग वर्ड होता है, उसे हम क्या कहते हैं, कंजंक्शन कहते हैं। ठीक है, तो ये किस किस को जोड़ सकता है स्टूडेंट, एक वर्ड को एक वर्ड से जोड़ सकता है। ठीक है, एक वर्ड को एक वर्ड से जोड़ सकता है, एक फ्रेज को एक फ्रेज से जोड़ सकता है। ठीक है, एक क्लोज को एक क्लोज से जोड़ सकता है, एक क्लोज को एक क्लोज से जोड़ सकता है। ठीक है, और एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस से जोड़ सकता है। ठीक है, एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस से जोड़ सकता है। तो इन सभी चीज़ों को जो है वो कंजंक्शन यूज हो सकता है। दैट मीन्स इनको जब हमें जोड़ना है तो इस प्लस की जगह पे जो मैं यूज़ करूँगी, जो भी वर्ड मैं यूज़ करूँगी वो हमारा क्या कहलाएगा, कंजंक्शन कहलाएगा। आई थिंक बेसिक आपको क्लियर है। और जंक्शन देखो, आपने भिवानी जंक्शन, रेवाड़ी जंक्शन, हिसार जंक्शन, लेकिन बीच में कोई छोटे मोटे स्टेशन आ रहे हैं, छोटे स्टेशन आ रहे हैं, तो हम उनको कभी भी जंक्शन नहीं कहते, सिर्फ स्टेशन कह के बात को जो है वो खत्म कर देते हैं। तो दैट मीन्स कि जंक्शन का मतलब क्या है कि वहां से हमारे पास बहुत सारे रूट्स निकल रहे हैं। ठीक है, तो जब बहुत सारे रूट्स निकल रहे हैं तो एक जगह पे वो कनेक्ट हो रहे हैं, एक जगह पे वो ज्वाइन हो रहे हैं, इसलिए उनको क्या बोल दिया जाता है, जंक्शन। तो ऐसे ही है हमारा कंजंक्शन। तो कंजंक्शन आपका कैसा वर्ड होता है स्टूडेंट्स, ज्वाइनिंग वर्ड होता है, जो दो वर्ड को, दो फ्रेजेस को, दो क्लोजेस को, दो सेंटेंसेस को, किन्हीं को भी जोड़ सकता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं कि राम एंड श्याम आर गुड प्लेयर्स, राम एंड श्याम आर गुड प्लेयर्स, राम और श्याम जो है वो अच्छे प्लेयर्स हैं। तो अगर स्टूडेंट्स मैं यहाँ से बात करूं तो राम और श्याम दो वर्ड्स हैं, दो वर्ड्स हमें दिख रहे हैं, उनको कौन जोड़ने का काम कर रहा है, एंड। तो एंड जो है वो आपका यहाँ पे क्या बन जाएगा, कंजंक्शन बन जाएगा। एंड जो है वो आपका यहाँ पे क्या बन जाएगा, कंजंक्शन बन जाएगा। साथ साथ नोट करते रहिए, फिर बात आगे करते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये है बिल्कुल बेसिक पार्ट। इसके बाद बात आती है कि कंजंक्शन आपके कितने टाइप के हो सकते हैं। तो ध्यान देना स्टूडेंट्स, जो आपका कंजंक्शन होता है वो दो टाइप का कंजंक्शन हो सकता है। दो टाइप का कंजंक्शन कहने का मतलब क्या है, अगर मैं कंजंक्शन के टाइप्स की बात करूं तो दो टाइप का आपका कंजंक्शन हो सकता है। एक हो सकता है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, एक होगा आपका कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, और एक होगा आपका सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन एंड सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। ठीक है, तो कोऑर्डिनेटिंग और सबऑर्डिनेटिंग क्या होता है वो एक बार देखेंगे। तो अगर मैं बात करूं स्टूडेंट्स कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की, तो इस कोऑर्डिनेटिंग को आप याद रखना प्रिंसिपल से। किस वर्ड से याद रखोगे, प्रिंसिपल से या फिर मेन से, प्रिंसिपल या फिर मेन से। और सबऑर्डिनेट को याद रखेंगे आप लोग वर्ड डिपेंड से। ठीक है, डिपेंडेंट या फिर डिपेंड वर्ड से हम याद रखेंगे। प्रिंसिपल बोलूं मैं तो दैट मीन्स मुखिया, पूरे स्कूल का या पूरे कॉलेज का जो प्रिंसिपल होता है वो मुखिया होता है। तो मुझे बताओ कि प्रिंसिपल जो है वो किसी पे डिपेंड करेगा या नहीं, नहीं, वो किसी पे डिपेंड नहीं करेगा, वो तो मुखिया ही है, तो वो चीजें सारी प्रोवाइड कराने वाला ही वो है, तो दैट मीन्स कि वो किसी पे डिपेंड नहीं करेगा। लेकिन सबऑर्डिनेट के लिए हमने क्या वर्ड यूज किया, डिपेंडेंट। दैट मीन्स कि ये अपने मीनिंग को पूरा करने के लिए किसी और पे डिपेंड कर रहा होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं कि आई विल हेल्प हिम इफ ही कम्स हियर, आई विल हेल्प हिम इफ ही कम्स हियर। अगर वो यहाँ आता है तो दैट मीन्स कि मैं क्या कर दूंगी, ये हमें लगाने की जरूरत नहीं है, इफ से हम सेंटेंस को जोड़ रहे हैं, आई विल हेल्प हिम इफ ही कम्स हियर। तो हमें दिख रहा है कि एक सेंटेंस हमारे पास ये है आई विल हेल्प हिम, और एक हमें ये दिख रहा है इफ ही कम्स हियर। तो अगर मैं बोलूं आई विल हेल्प हिम, दैट मीन्स कि सेंटेंस जो है वो पूरा है, पूरा मीनिंग हमारे पास निकल के आ रहा है। लेकिन अगर सेंटेंस में से मैं आई विल हेल्प हिम को हटा दूं तो मेरे पास क्या बच गया, इफ ही कम्स हियर। तो मैं कह रही हूं अगर वो यहां आता है, तो दैट मीन्स कि आपको यहां से क्या समझ में आ रहा है कि भाई अगर वो यहां आता है तो क्या, आगे बात तो बताओ कि भाई अगर वो यहां आता है तो क्या, बात बताओ। तो दैट मीन्स कि ये वाला पोर्शन अगर आपको दिख रहा है तो दैट मीन्स कि ये इस पे डिपेंड कर रहा है, ये इस पे डिपेंड कर रहा है, इस वाले पार्ट पे। और इस वाले पार्ट में अगर मैं देखूं तो मुझे कंजंक्शन क्या दिख रहा है, इफ।
कंजंक्शन क्या दिख रहा है, इफ। तो दैट मीन्स कि ये इन दोनों क्लॉजेस को क्लॉज बोल सकती हूँ, सेंटेंस और क्लॉज में मैं आपको डिफरेंस ऑलरेडी समझा चुकी हूँ। तो इन दोनों क्लॉजेस को ये जोड़ने का काम कर रहा है और यहाँ पे मैंने कंजंक्शन लगाया है, तो अगला क्लॉज यहाँ से कंप्लीट होगा, यहाँ से शुरू होगा। तो अगर मैं बोलूं इफ, आपको यहाँ पे कैसा कंजंक्शन दिख रहा है, कोऑर्डिनेट या सबऑर्डिनेट? बिल्कुल, ये आपका कैसा कंजंक्शन हुआ स्टूडेंट्स, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन हुआ, क्योंकि इसके वाला जो पोर्शन है वो इस पे डिपेंड कर रहा है, दूसरे पोर्शन पे डिपेंड कर रहा है। तो जब आपका कंजंक्शन वाला पार्ट, कंजंक्शन से आगे जो स्टेटमेंट लिखी गई है वो किसी और पे डिपेंड करे, तो वहां पे जो आपने कंजंक्शन यूज किया है उनको जोड़ने के लिए, वो कैसा कंजंक्शन बन जाएगा, आपका सबऑर्डिनेट कंजंक्शन बन जाएगा। और अगर दोनों ही सेंटेंसेस या वर्ड्स या फिर क्लॉजेस जो हैं वो किसी पे डिपेंड नहीं कर रहे, वो अपने आप में प्रमुख हैं, तो उसे हम क्या बोल देंगे, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन बोल देंगे। इसके लिए आप एक वर्ड और ध्यान रख सकते हो, दैट मीन्स कि वो इक्वल रैंक के होने चाहिए। वो कैसे रैंक के होने चाहिए, इक्वल रैंक के होने चाहिए। कि मान लो हम वर्ड में किसी चीज को जोड़ रहे हैं, जैसे हमने पहले सेंटेंस लिखा था राम एंड श्याम, तो राम वहां पे क्या था, नाउन, और श्याम भी वहां पे क्या था, नाउन। तो दैट मीन्स कि दोनों की इक्वल रैंक थी, एक नाउन था तो दूसरा भी नाउन ही था। ऐसे ही मान लो वर्ड्स में हम एडजेक्टिव को जोड़ना चाहते हैं, तो अगर एक एडजेक्टिव है तो दूसरा भी क्या होना चाहिए, एडजेक्टिव ही होना चाहिए। दैट मीन्स कि उनकी रैंक जो है वो क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोल दूं कि माई फादर इज पुअर बट ऑनेस्ट, माई फादर इज पुअर बट ऑनेस्ट, ठीक है। तो अगर मैं इस सेंटेंस को ओपन करके लिखना चाहूं स्टूडेंट्स, तो क्या बनेगा, माई फादर इज पुअर बट माई फादर इज ऑनेस्ट, ठीक है। मेरे पिता जो है वो गरीब हैं लेकिन ईमानदार हैं। तो यहां से हमारे पास कॉमन क्या निकल के आ रहा था, माई फादर इज। तो माई फादर इज को मैंने एक बार लिख दिया, उसके बाद ये भी मैं एडजेक्टिव लिख रही हूं और ये भी मैं एडजेक्टिव लिख रही हूं। तो मुझे बताओ, क्या पुअर और ऑनेस्ट क्या एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे हैं? क्या इनके मीनिंग को पूरा करने के लिए क्या इनको एक दूसरे की जरूरत पड़ रही है? नहीं, इनको एक दूसरे की कोई भी जरूरत नहीं पड़ रही। और कोई भी जरूरत नहीं पड़ रही तो दैट मीन्स कि आपका जो ये बट है वो कैसा कंजंक्शन होगा स्टूडेंट्स, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन होगा। कैसा कंजंक्शन होगा, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होगा आपका। तो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन वो कंजंक्शन होते हैं कि जो जिन वर्ड्स को या फ्रेजेस क्लोजेस को जिनको भी जोड़ रहा है वहां पे वो एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करते अपने मीनिंग को पूरा करने के लिए। और सबऑर्डिनेट कंजंक्शन वो कंजंक्शन होते हैं जहां पे एक स्टेटमेंट को अपना मीनिंग पूरा करने के लिए दूसरे पे डिपेंड होना पड़ता है। तो ये दो टाइप के कंजंक्शन आपको ध्यान रखने हैं कि किसको हम कोऑर्डिनेट कंजंक्शन बोलेंगे और किसको हम सबऑर्डिनेट कंजंक्शन बोलेंगे। तो आई थिंक ये चीजें आपको जो है वो क्लियर है। चलिए इसके बाद हम अब एक एक करके कंजंक्शंस को पढ़ना शुरू करेंगे और सबसे पहली हेडिंग बना लीजिए, दैट इज एंड कंजंक्शन। सबसे पहली हेडिंग बनाइए एंड कंजंक्शन, ठीक है। एंड कंजंक्शन सबसे पहली हेडिंग बनाएंगे हम लोग, एंड कंजंक्शन। सबसे पहली हेडिंग बनाइए एंड कंजंक्शन। एंड कंजंक्शन, अब हमें सबसे पहले अगर मैं आपसे पूछूं तो ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होगा या सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होगा? तो दैट मीन्स कि ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होगा। क्यों? क्योंकि जब भी एक इन्हीं दो चीजों को जोड़ेगा तो वो हमेशा बराबर की ही होंगी। जैसे मैं बोला राम एंड श्याम, ठीक है, पुअर एंड ऑनेस्ट, ठीक है। तो ऐसे इस तरीके से मैं चाहे कुछ भी बोल रही हूँ तो दैट मीन्स कि वहां पे कैसी चीजें जुड़ रही होंगी, इक्वल रैंक की चीजें जुड़ रही होंगी। इसलिए एंड आपका कैसा कंजंक्शन होगा स्टूडेंट्स, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होगा। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं इस एंड की, तो सबसे पहले जो ध्यान रखने वाली बात है वो ये है कि बिटवीन का पेयर हमेशा ही एंड बनता है। बिटवीन का पेयर हमेशा ही एंड बनता है। जब मैंने आपको प्रीपोजिशन पढ़ाया था तब भी इसके बारे में बात की थी। तो बिटवीन तो आपका प्रीपोजिशन हो जाता है, लेकिन इसके लिए जो कंजंक्शन यूज होना होता है वो हमेशा ही क्या यूज होता है, एंड यूज होता है। तो बिटवीन का पेयर जो है वो हम हमेशा ही एंड यूज करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो कोई दिक्कत इसमें तो मुझे बताएंगे जरूर। इसके बाद अगर हम बात करें कि एंड के साथ वर्ब कौन कौन सी यूज हो सकती हैं, एंड के साथ वर्ब किस किस टाइप की यूज हो सकती है, तो एंड के साथ स्टूडेंट्स आप लोग सिंगुलर वर्ब भी यूज कर सकते हो, एंड के साथ आप प्लूरल वर्ब भी यूज कर सकते हो, ठीक है। तो एंड के साथ दोनों ही यूज हो सकती है आपकी, सिंगुलर भी प्लूरल भी। और ये हमें कैसे पता लगेगा, सेंटेंस को समझने के बाद, सेंटेंस को देखने के बाद पता लगेगा कि हमें वहां पे सिंगुलर वर्ब लगानी है या फिर प्लूरल वर्ब लगानी है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं कि गंगा एंड यमुना
गंगा एंड यमुना आर होली रिवर्स, गंगा एंड यमुना आर होली रिवर्स। तो एक नाउन मुझे ये दिख रहा है और एक नाउन मुझे ये दिख रहा है, और दो रिवर्स की बात की है हमने, दैट मीन्स दो रिवर है मेरे पास यहाँ पे। तो वर्ब हमें कैसे लगानी है, प्लूरल लगानी है। इस केस में जो वर्ब है वो कभी भी सिंगुलर यूज नहीं हो सकती, ठीक है। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि ब्रेड एंड बटर, ब्रेड एंड बटर, ब्रेड एंड बटर इज आर माई फेवरेट डिश, ये मैंने आपको नाउन में पढ़ाया था, ये मैंने आपको नाउन में पढ़ाया था। तो नाउन के लेक्चर्स अपने दोबारा से रिवाइज कर लेना। तो यहाँ पे जो ब्रेड एंड बटर है वो सिंगल यूनिट का काम कर रहा है, और सिंगल यूनिट का काम कर रहा है तो वहाँ पे वर्ब भी आपकी कैसी यूज होगी, सिंगल ही यूज होगी। इससे ज़्यादा एक्सप्लेनेशन मैं यहाँ पे नहीं दूंगी आपको, क्योंकि ये चीज़ मैं ऑलरेडी नाउन में आपको बहुत अच्छे से पढ़ा चुकी हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जो इस तरीके से जब कोई भी दो वर्ड्स मिलके एक सिंगल यूनिट का काम करते हैं तो वहाँ पे जो वर्ब है आपकी वो सिंगुलर यूज होती है। इस चीज़ का आपको जो है वो ध्यान रखना है। आई थिंक ये बात आपको जो है वो क्लियर हो गई है। चलिए, इसके बाद सबसे पहला पेयर हमने क्या देखा, बिटवीन, और बिटवीन के एग्जांपल्स मैं आपको प्रीपोजिशन जब मैंने आपको कराया था तब करा चुकी हूँ। तो एक पेयर हमें यहाँ से समझ में आ गया कि बिटवीन का पेयर हमेशा ही क्या बनता है, एंड बनता है। ये पेयर हम ऑलरेडी प्रीपोजिशन में जो है वो पढ़ चुके हैं। इसके बाद एंड जो है वो एक चीज का पेयर और बनता है, और वो पेयर बनता है स्टूडेंट्स बोथ का। किसका पेयर बनता है, बोथ का पेयर बनता है एंड, ठीक है। तो बोथ का पेयर भी आपका क्या बनता है, एंड बनता है। क्लियर है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं, लिखो सेंटेंस लिखो, बोथ राम एज वेल एज श्याम, बोथ राम as well as Sham is are playing hockey. Both Ram as well as Sham is are playing hockey. तो जब हमें स्टूडेंट्स इस बात का ना पता हो कि बोथ का पेयर जो है वो हमेशा ही एंड बनता है, तो दैट मीन्स अगर हमें सेंटेंस पढ़ने में तो सही लग रहा है कि राम भी और श्याम भी, तो लेकिन इसका पेयर हमेशा ही एंड बनेगा, तो यहाँ हम एज वेल एज को यूज नहीं करेंगे और हमें यहाँ क्या लगाना पड़ेगा, एंड लगाना पड़ेगा। और बोथ अगर दो की बात हो गई तो सिंगुलर की तो कोई सेंस ही नहीं है, यहाँ हमें क्या लगाना है, प्लूरल वर्ब लगानी है। तो सेंटेंस क्या बनेगा, बोथ राम एंड श्याम इज आर प्लेइंग हॉकी, बोथ राम एंड श्याम इज आर प्लेइंग हॉकी। तो आई थिंक एंड के जो आपकी चीजें हैं वो आपको समझ में आ गई हैं। एंड के साथ आप सिंगुलर वर्ब भी लगा सकते हो और एंड के साथ आप लोग प्लूरल वर्ब को भी यूज कर सकते हो। वो टोटली आपका डिपेंड करेगा कि सेंटेंस का जो मीनिंग है आपके पास वो किस तरीके से आ रहा है, ठीक है। अगर कोई भी जो सब्जेक्ट है आपका वो सिंगुलर यूनिट की तरह यूज हो रहा है, दो वर्ड्स मिलके सिंगल यूनिट का काम कर रहे हैं, तो वहां पे हम क्या यूज करेंगे, सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। और अगर हमारे पास प्लूरल चीज आ रही है तो वहां पे हम प्लूरल वर्ब को यूज करेंगे, ठीक है। अगर एंड जो है दो प्लूरल चीजों को जोड़ रहा है तो वहां पे हम प्लूरल को यूज कर लेंगे। क्लियर। चलिए, इसके बाद जो नेक्स्ट हेडिंग बनाएंगे वो बनाएंगे दो या फिर ऑल दो, दो या फिर ऑल दो। सेकेंड कंजंक्शन लिखेंगे, सेकेंड हेडिंग बनाएंगे दो या फिर ऑल दो, दो या फिर ऑल दो। इसका मीनिंग होगा स्टूडेंट्स हालांकि या फिर यद्यपि, हालांकि या फिर यद्यपि, ठीक है। हालांकि या फिर यद्यपि, जैसे हम कहते हैं ना, हालांकि उसने मेहनत की थी फिर भी वो क्या हो गया, फेल हो गया। हालांकि उसने ये काम किया था फिर भी वो वहां नहीं जा पाया। तो दैट मीन्स की मीनिंग क्या आ रहा हो आपके पास, हालांकि या फिर यद्यपि। सही दोनों ही हैं, दो भी और ऑल दो भी, दोनों ही सही माने जाएंगे आपके एग्जाम के अंदर। तो बात आती है इनके पेयर की, अगर मैं बात करूं स्टूडेंट्स, तो इनका पेयर जो बनता है हमेशा आपके पास वो क्या बनता है, येट। ध्यान रखना, ये येट इसका पेयर बनता है, और अगर येट गिवन नहीं है तो उस येट की जगह पे आपको कोमा भी देखने को मिल सकता है। तो आपको कभी ये एरर नहीं निकालना कि दो ऑल दो का पेयर तो येट बनता है तो कोमा नहीं आ सकता, उस कोमा को हटा के आप येट कर दो, ये चीज नहीं करनी है हमने, ठीक है। या तो येट लिखा जाए वहां पे या फिर कोमा लिखा जाए, इन दोनों में से एक चीज आएगी, गलत कोई सी भी नहीं है। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि कोमा और येट कभी भी एक साथ नहीं आएंगे, इन दोनों में से एक ही चीज यूज होगी सेंटेंस के अंदर, ठीक है। तो ऑल दो या दो का पेयर येट बनता है और येट गिवन नहीं है तो हम वहां पे कोमा लगा सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं, अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं, तो अगर मैं आपको लिख रही हूं दो या फिर ऑल दो,
दो या फिर ऑल्दो he worked hard still he failed ठीक है। तो दो ऑल्दो, हालांकि उसने मेहनत की थी फिर भी वो क्या हो गया, फेल हो गया। तो यहाँ पे दो भी सही है और आपका ऑल्दो भी सही है, लेकिन यहाँ उसने क्या दे दिया आपको, एक सेंटेंस ये है आपके पास ही फेल्ड और एक सेंटेंस आपके पास ये है, ठीक है ना। तो दैट मीन्स कि इन दोनों को जोड़ने का काम कौन कर रहा है, स्टिल। लेकिन अभी पढ़ा हमने दो ऑल्दो का पेयर हमेशा ही क्या बनेगा, येट बनेगा, ठीक है। तो या तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूं, येट, या फिर मैं इसकी जगह पे सीधा क्या लिख देती, कोमा लगा देती। दैट मीन्स स्टिल की जगह या तो मैं कोमा लगा दूं और या फिर मैं किसको लिख दूं, येट को लिख दूं। तो दोनों में से एक चीज आएगी, कोमा और येट जो है वो आपका एक साथ कभी भी नहीं आएगा। तो दो ऑल्दो से आपका कोई भी सेंटेंस बन रहा हो, आपको बस ये दो बातें ध्यान रखनी है कि उसका पेयर बनाना है तो येट बनेगा, और अगर पेयर नहीं बनाना है तो हमें बीच में क्या लगाना है स्टूडेंट्स, कोमा को यूज करना है। क्या यूज करना है, कोमा को यूज करना है। तो आई थिंक ये बात आपको सेकंड जो कंजंक्शन है आपका वो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, इसके बाद थर्ड की अगर मैं बात करूं तो जो हमने एडजेक्टिव टॉपिक किया है वहां मैं आपको एक समझा भी चुकी हूं, दूसरा पेयर हम अभी समझ लेंगे कि उसमें हमें एग्जैक्टली करना क्या है, ठीक है। चलिए, तो सेकंड हेडिंग बनाइए आप लोग, सेकंड हेडिंग बनाएंगे स्टूडेंट्स, सेकंड या थर्ड जो भी नंबर आपका चल रहा है वो बना लेंगे। एज का पेयर एज, अभी हमने क्या पढ़ा, एज का पेयर एज। एक सेकंड, बोर्ड जो है गीला हो गया। चलिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हेडिंग बनाएंगे एज का पेयर एज एंड सो का पेयर एज। ये चीज मैं आपको ऑलरेडी पहले सिखा चुकी हूं कि जब हमें इनके बीच में एक एडजेक्टिव को लिखना होता है तो वो हमेशा ही कौन सी डिग्री लिखी जाती है, फर्स्ट डिग्री लिखी जाती है या फिर पॉजिटिव डिग्री लिखी जाती है। एज का पेयर एज और सो का पेयर एज, इन दोनों में से हमें यह पता है कि ये जो एज लिखा गया है ये तो सेंटेंस में किसका काम करेगा, कंजंक्शन का, लेकिन ये जो एज और सो इधर लिखे गए हैं ये किसका काम करते हैं, एडवर्ब का काम करते हैं। तो आपने एडजेक्टिव में मैं ये चीज आपको ऑलरेडी बहुत अच्छे से समझा चुकी हूँ, ठीक है। तो इनके बीच में अगर एडजेक्टिव आएगी तो वो कौन सी डिग्री आएगी, फर्स्ट डिग्री आएगी। अब बात दोनों में डिफरेंस क्या है वो चीज ध्यान रखना स्टूडेंट्स, जो एज का पेयर एज है ना वो आपका पॉजिटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस दोनों में यूज हो सकता है। एज का पेयर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों सेंटेंस में यूज हो सकता है, लेकिन सो एज का पेयर हमेशा ही सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव सेंटेंस में यूज होगा, सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव सेंटेंस में यूज होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बोलूं कि ही इज नॉट as intelligent, he is not as intelligent as I, he is not as intelligent as I। तो as का पेयर मुझे दिख रहा है तो मैंने बोला कि पॉजिटिव सेंटेंस में भी यूज हो सकता है और नेगेटिव सेंटेंस में भी यूज हो सकता है, वो उतना इंटेलिजेंट नहीं है जितना कि मैं हूं। तो दैट मीन्स कि सेंटेंस बेशक नेगेटिव है, अगर मुझे दोनों जगह एज दिख रहा है तो सेंटेंस जो है वो बिल्कुल सही है। लेकिन अगर मैं लिख दूं ही इज सो इंटेलिजेंट, he is so intelligent as I, he is so intelligent as I, वो उतना ही इंटेलिजेंट है जितनी कि मैं। लेकिन हमने पढ़ा कि जो so है वो तो किस में यूज होता है, नेगेटिव सेंस में यूज होता है, और नेगेटिव सेंस में यूज होता है, सेंटेंस मुझे पॉजिटिव दिख रहा है और सेंटेंस मुझे पॉजिटिव दिख रहा है तो इस so की जगह मुझे क्या करना पड़ेगा, एज करना पड़ेगा। लेकिन अगर नेगेटिव सेंटेंस है तो नेगेटिव में तो कॉमन आ रहा है हमारे पास, एज भी चल सकता है और सो एज भी, लेकिन पॉजिटिव सेंटेंस अगर हमारे पास है तो पॉजिटिव सेंटेंस में हमेशा ही पेयर आपका एज का बनेगा, कभी भी सो एज का पेयर नहीं बनेगा। तो ऊपर वाले सेंटेंस में मैं अगर बात करूं तो एज भी सही है, और मैं इस सेंटेंस को अगर ये लिख देती सो एज ही इज नॉट सो इंटेलिजेंट एज आई, तो भी सेंटेंस जो है वो आपका सही होता। तो नेगेटिव सेंटेंस में आप दोनों ही पेयर्स यूज कर सकते हो, लेकिन पॉजिटिव सेंटेंस में हम सिर्फ एक ही पेयर यूज करेंगे और वो पेयर होगा आपका एज का पेयर, एज का पेयर। आई थिंक ये जो चीज है वो आपको समझ में आ गई है। तो कितने भी सेंटेंस आप ऐसे लिखिए, आप इजीली जो है वो क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम देखेंगे, और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारे पास ईदर और का और नीदर नोर का। ईदर और एंड नीदर नोर, ईदर और एंड नीदर नोर, ठीक है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट बनाइए। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो है हमारे पास, ईदर का पेयर क्या बनेगा आपके पास, और नीदर का पेयर क्या बनेगा आपके पास, नोर। ईदर का पेयर क्या बनेगा और नीदर का पेयर क्या बनेगा आपके पास, नोर। और एक आपके पास आता है नॉट ओनली, नॉट ओनली, और नॉट ओनली का पेयर बनेगा आपके पास बट ऑल्सो। नॉट ओनली का पेयर आपके पास बनेगा बट ऑल्सो, ठीक है।
तो ईदर का पेयर और, नीदर का पेयर नोर, नॉट ओनली का पेयर बट ऑल्सो। अब बात यहाँ पे ये आती है कि इनको हमें यूज कैसे करना है। तो हमें सबसे पहले दिख रहा है स्टूडेंट्स, अगर मैं बात करूं तो नीदर नोर हमें कैसा दिख रहा है, ये सेंटेंस को कैसा बनाएगा, नेगेटिव। हमने प्रोनाउन में भी इसको पढ़ा था, एडजेक्टिव में भी इसको पढ़ा था। जब हम बात कर रहे हैं ईदर और की, दैट मीन्स दो में से कोई एक, और जब हमने बात की नीदर नोर की, दैट मीन्स कि दोनों में से कोई भी नहीं। और नॉट ओनली बट ऑल्सो का मतलब क्या है कि सिर्फ ये नहीं बल्कि वो भी। अभी हमने लास्ट लेक्चर में भी इसके रिगार्डिंग एक क्वेश्चन सॉल्व किया था, जब मैंने आपको नहीं लास्ट लेक्चर में नहीं किया था, जब हमने प्रोनाउन किया था तब मैंने इसके बारे में थोड़ा सा आपको बताया था। ठीक है, चलिए अगर यहाँ पे मैं बात करूं तो ये चीज हमें समझ में आ गई। तो इधर का पेयर और बनेगा। अब बात ये आती है कि जब हमने पेयरिंग तो बना ली, लेकिन जब हमें इनके लिए वर्ब यूज करनी है, जब हमें इनके लिए क्या यूज करनी है, वर्ब यूज करनी है, तो वो वर्ब क्या आएगी, वो वर्ब सिंगुलर यूज होगी या वो वर्ब जो है वो प्लूरल यूज होगी। तो उसके लिए लिखिए स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू दी नियरेस्ट सब्जेक्ट, अकॉर्डिंग टू दी नियरेस्ट सब्जेक्ट। इसका आपको रट्टा नहीं मारना है, अभी मैं आपको इसका लॉजिक बताऊंगी कि नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही हम वर्ब क्यों लगाते हैं। चलिए एक सेंटेंस लिखते हैं। अगर मैं आपको बोलूं कि ईदर ही और हिज फ्रेंड्स, ईदर ही और हिज फ्रेंड्स इज आर कमिंग हियर, is are coming here, either he or his friends is are coming here। तो हम क्या कह रहे हैं, या तो वो या फिर उसके फ्रेंड्स जो है वो वहां यहाँ आ रहे हैं। ध्यान देना मैं क्या बोल रही हूं, या तो वो या फिर उसके फ्रेंड्स यहाँ आ रहे हैं। तो मुझे बताओ, आपने लास्ट में आ रहे हैं बोला या फिर लास्ट में आ रहा है बोला? बिल्कुल हमने क्या बोला, आ रहे हैं, क्योंकि जो हमने वर्ब के नियरेस्ट सब्जेक्ट आपको क्या दिख रहा है, हिज फ्रेंड्स, और ये कैसा है आपका, प्लूरल, और ये प्लूरल है तो वर्ब भी आपकी कैसी यूज होगी, प्लूरल यूज होगी। क्यों हुआ ऐसा, क्योंकि जब हम सेंटेंस को पूरा बोल रहे हैं तो हमारा जो नियरेस्ट सब्जेक्ट है उसी का साउंड इफेक्ट जो है वो वर्ब पे जा रहा है, उसी का साउंड इफेक्ट वर्ब पे जा रहा है। और अगर नियरेस्ट सब्जेक्ट का साउंड इफेक्ट वर्ब पे जा रहा है तो वर्ब भी वैसी ही लगेगी जो वर्ब के नियर में लिखा गया है उसकी साउंड क्या है। इसी को उल्टा करके देखो, इसी को उल्टा लिख के देखो। अब मैंने क्या लिखा, ईदर हिज फ्रेंड्स, ईदर हिज फ्रेंड्स, एक मिनट, ईदर हिज फ्रेंड्स और ही, ईदर हिज फ्रेंड्स और ही इज आर कमिंग हेयर। आगे सेंटेंस वही है, इज आर कमिंग हेयर। अब सेंटेंस को पढ़ के देखो, मैं कह रही हूं या तो उसके दोस्त या फिर वो यहाँ आ रहा है। अब हमने लास्ट में क्या बोला, आ रहा है, तो दैट मीन्स कि अब फ्रेंड्स बेशक प्लूरल थे लेकिन इसका साउंड इफेक्ट हमारी वर्ब पे नहीं जा रहा। अब साउंड इफेक्ट किसका जा रहा है, इस ही का, और इस ही का साउंड इफेक्ट जा रहा है तो अब हमारी वर्ब कैसी बन जाएगी, सिंगुलर। अब हम प्लूरल वर्ब को यूज नहीं करेंगे। तो जब भी आपके पास ये पेयरिंग आ रही है ईदर और या फिर नीदर नोर या फिर नॉट ओनली बट ऑल्सो की, तो आपको हमेशा ही क्या ध्यान देना है स्टूडेंट्स, आपको ये ध्यान देना है कि जो सेंटेंस हमारे पास लिखा गया है उसमें वर्ब के नियर में सब्जेक्ट कौन सा है, नियर में सब्जेक्ट कौन सा है, उसके अकॉर्डिंग हम जो है सेंटेंस को सोल्व करेंगे, वर्ब लगाएंगे। तो एक क्वेश्चन तो आपको यहाँ से किसका देखने को मिलता है, वर्ब का देखने को मिलता है कि वर्ब जो है वो सही लगी है या नहीं। तो एक क्वेश्चन तो हमने वर्ब का देखा। इसके अलावा एक क्वेश्चन और आपके पास यहाँ से आ जाता है और वो एरर आ जाता है स्टूडेंट्स आपके पास पोजीशंस का। किसका एरर आ जाता है, पोजीशंस का, कि इनकी पोजीशंस सही होनी चाहिए। पोजीशन सही होने का मतलब क्या है कि अगर एक जो चीज है वो अगर सब्जेक्ट से पहले आ रही है तो दूसरी भी सब्जेक्ट से पहले ही आनी चाहिए। एक अगर सब्जेक्ट के बाद आ रही है तो दूसरी भी सब्जेक्ट के बाद ही आनी चाहिए। एक ऑब्जेक्ट से पहले आ रही है तो दूसरी भी ऑब्जेक्ट से पहले ही आनी चाहिए। ठीक है, दैट मीन्स मैं और के बाद सब्जेक्ट लिख रही हूं तो ईदर के बाद भी मुझे सब्जेक्ट ही लिखना है। क्लियर? तो पोजीशन जो है इनकी बिल्कुल सेम होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि और को तो मैं वर्ब से पहले लिख रही हूँ और ईदर को मैं सब्जेक्ट से पहले लिख रही हूँ, तो चीजें गलत हो जाएंगी। तो दैट मीन्स एक अगर सब्जेक्ट से पहले आ रहा है तो दूसरा भी सब्जेक्ट से पहले ही आना चाहिए। क्लियर? एग्जाम्पल देखेंगे उससे समझ में आ जाएगा। तीसरी बात क्या है कि अब बात ये आती है कि हम देखें किसकी पोजीशन सही किसकी माने।
पोजीशन जो है वो सही किसकी माने। तो मुझे बताओ, अगर मैं यहाँ से ईदर हटा भी दूं सेंटेंस में, तब भी तो मेरा सेंटेंस सही बन रहा है, ही और हिज फ्रेंड्स, या तो वो या उसके फ्रेंड्स। तो दैट मीन्स ईदर को तो मैं सिर्फ जोर देकर, बात को जोर देकर कहने के लिए यूज कर रही हूँ, ईदर की मुझे कोई भी जरूरत नहीं थी। तो अगर मैं बात करूं तो मेरा कंजंक्शन कौन है, मेन कंजंक्शन कौन है हमारा, और। तो हम और की पोजीशन को ही देखेंगे कि और जो है वो सब्जेक्ट से पहले यूज हो रहा है, या और जो है वो ऑब्जेक्ट से पहले यूज हो रहा है, या और जो है वो वर्ब से पहले यूज हो रहा है। तो इसकी पोजीशन को देखने के बाद ही हम ईदर, नीदर या नॉट ओनली की पोजीशन को जो है वो सेट करेंगे। ठीक है, तो एक बार इसको नोट कर लीजिए जो मैंने आपको बताया है, फिर इस पोजीशन के रिगार्डिंग एग्जाम्पल देखते हैं। चलिए कुछ सेंटेंसेस लिख रही हूं मैं, आप लोग बताएंगे कि उसमें एरर क्या है। आपको वर्ब का एरर भी चेक करना है और आपको वहां पे जो है पोजीशन का एरर भी देखना है कि पोजीशन का एरर भी वहां पे है या नहीं। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बोलूं कि नॉट ओनली ही चीटेड his friends but also his parents। तो he cheated his friends but also his parents। एक बार वीडियो को पॉज करके एक बार क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश किया करो, उसके बाद ही आंसर देखा करो कि आंसर है क्या। तो अब देखो, मैंने बोला नॉट ओनली ही चीटेड हिज फ्रेंड्स बट ऑल्सो हिज पेरेंट्स। तो हम यहाँ पे बात करें अगर वर्ब की, तो वर्ब तो हमारे पास वर्ब की सेकंड फॉर्म में आ रही है और एक ही वर्ब आ रही है, तो उसमें तो हमें कोई दिक्कत है नहीं। अब हम क्या देखेंगे कि इसकी पोजीशन देखेंगे। तो पोजीशन किसकी देखेंगे स्टूडेंट्स, बट ऑल्सो की, क्योंकि नॉट ओनली की हमें जरूरत नहीं थी, जो मैंने अभी आपको समझाया था, क्योंकि कंजंक्शन हमारा और, नॉर या फिर बट ऑल्सो है। ये तो हम सिर्फ इंटेंसिफाई करने के लिए, जोर देकर कहने के लिए यूज कर रहे हैं। तो बट ऑल्सो की पोजीशन देखो स्टूडेंट्स, सब्जेक्ट तो हमारा क्या हो गया, ही, क्योंकि इसके बाद वर्ब आ रही है तो वर्ब से पहले ही सब्जेक्ट लिखा जाएगा। इसका मतलब ही चीटेड होम, किसको चीट किया उसने, फ्रेंड्स को और अपने पेरेंट्स को। तो अब अगर मैं बात करूं तो बट ऑल्सो की पोजीशन कहां आ रही है, ऑब्जेक्ट से पहले। बट ऑल्सो की पोजीशन कहां आ रही है, ऑब्जेक्ट से पहले। तो हमें नहीं लगता कि नॉट ओनली की पोजीशन भी कहां होनी चाहिए थी, ऑब्जेक्ट से पहले ही होनी चाहिए थी। हम इसको सब्जेक्ट से पहले नहीं लिख सकते। तो यही चीज मैं कह रही थी आपको कि अगर एक चीज सब्जेक्ट से पहले लिखी गई है तो दूसरी को भी सब्जेक्ट से पहले लिखेंगे, और अगर एक चीज ऑब्जेक्ट से पहले लिखी गई है तो दूसरी को भी हम ऑब्जेक्ट से पहले लिखेंगे। तो ये सेंटेंस क्या बनेगा स्टूडेंट्स, ही चीटेड नॉट ओनली हिज फ्रेंड्स बट ऑल्सो हिज पेरेंट्स। तो इस सेंटेंस में वर्ब का एरर नहीं था, इस सेंटेंस में किसका एरर था, पोजीशन का एरर था। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। एक सेंटेंस और लिखिए, द फार्मर नीदर ग्रो नॉर सेल द क्रॉप। या फिर ऐसे लिखो इस सेंटेंस को, नीदर द फार्मर ग्रो नॉर सेल द क्रॉप। नीदर द फार्मर ग्रो नॉर सेल द क्रॉप। ठीक है, अब हमें नीदर दिखते ही सेंटेंस समझ में आ गया, नेगेटिव है। तो हम कह रहे हैं कि फार्मर ना ही तो उगाता है, ना ही तो फार्मर आपका सिंगुलर है ना, तो ग्रोज और सेल्स कर लो। ठीक है, तो ना ही तो उगाता है और ना ही उसको बेचता है। तो अब देखो, अब वर्ब की तो कोई एरर है नहीं, वर्ब का तो कोई एरर है नहीं, सिंगुलर आनी चाहिए थी। लेकिन हम इनकी पोजीशंस को चेक करेंगे तो नॉर की पोजीशन कहाँ आ रही है स्टूडेंट्स, वर्ब से पहले आ रही है। नॉर की पोजीशन किससे पहले आ रही है, वर्ब से पहले आ रही है। लेकिन क्या नीदर की पोजीशन वर्ब से पहले आ रही है, नहीं। नीदर की पोजीशन तो हमने कहाँ लिख दी, सब्जेक्ट से पहले। इट मीन्स नीदर की पोजीशन जो है वो गलत है, और ये नीदर जो है वो कहाँ लगना चाहिए था, वो द फार्मर के बाद लगना चाहिए था, क्योंकि ये भी वर्ब से पहले ही लिखा जाएगा। तो सेंटेंस आपका क्या बनेगा, द फार्मर नीदर ग्रोज नॉर सेल्स द क्रॉप। द फार्मर नीदर ग्रोज नॉर सेल्स द क्रॉप। तो ये बातें जो हैं वो आपको ध्यान रखनी है। पोजीशन का भी क्वेश्चन मिल सकता है आपको, और वर्ब का क्वेश्चन भी आपको यहाँ से मिल सकता है। तो दोनों ही बातें जो हैं वो आपको यहाँ से ध्यान रखनी है। तो आई थिंक ये बात आपको समझ में यहाँ पे आ गई है। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की हम बात करते हैं, एंड दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। वहाँ से आपको क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में देखने को मिलते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे एक सेंटेंस को सॉल्व करेंगे। एक रूल हम पढ़ते हैं बुक्स में कि जब पर्टिकुलर कुछ वर्ड्स हमें गिवन हो, तो जब वो वर्ड सेंटेंस में गिवन हो तो फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम वर्ब को लगाते हैं।
तो इस रूल का आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, इस रूल का मैं आपको लॉजिक दूंगी। जैसे कि हमारे पास वर्ड्स आ रहे हैं टुगेदर विद, अलोंग विद, टुगेदर विद, अलोंग विद, या फिर विद सिंपल, ठीक है। ऐसे ही आपके पास आ रहा हो एज वेल एज, ओके। हमें कुछ ऐसे वर्ड्स देखने को मिलते हैं टुगेदर विद, अलोंग विद, या फिर एज वेल एज, इन एडिशन टू, ऐसी कोई भी चीज़ हमारे पास हो, ठीक है, ऐसी कोई भी चीज़ हमारे पास हो, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, हम कहते हैं कि वर्ब जो आएगी वो फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी। कैसे आएगी वो देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ कि ही टुगेदर विद, इसके लॉजिक को समझना, रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको रूल की। ही टुगेदर विद हिज फ्रेंड्स इज आर गोइंग टू कॉलेज, एक बार सेंटेंस का मीनिंग निकालने की कोशिश करो। सेंटेंस का मीनिंग आपके पास क्या आ रहा है कि वो अपने दोस्तों के साथ कहाँ जा रहा है, कॉलेज जा रहा है। साउंड इफेक्ट किसका आ रहा है, ही का। वो अपने दोस्तों के साथ कॉलेज, अब ये नहीं बोल रहे कॉलेज जा रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, कॉलेज जा रहा है। तो दैट मीन्स साउंड इफेक्ट किसका है, इस ही का। और इस ही का साउंड इफेक्ट है तो दैट मीन्स कि वर्ब आपकी कैसी आएगी, सिंगुलर यूज होगी, वर्ब आपकी प्लूरल यूज नहीं होगी। दूसरी एक बात और ध्यान दो, अगर मैं इस टुगेदर विद हिज फ्रेंड्स को हटा दूं, अगर मैं इस पोर्शन को हटा भी दूं, तो भी तो मेरा सेंटेंस बन रहा है ही इज गोइंग टू कॉलेज, तो सेंटेंस मेरा पूरा बन रहा है। दैट मीन्स कि ये आपकी एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है। कैसे इंफॉर्मेशन है, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है आपके लिए। और अगर ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है तो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन हमें पता है प्रीपोजिशनल फ्रेज होती है जो एडजेक्टिव का काम करती है या एडवर्ब का काम करती है। तो यहाँ पे ये जो टुगेदर विद हिज फ्रेंड्स है वो किसको मीनिंग दे रहा है, ही को, प्रोनाउन को मीनिंग दे रहा है। दैट मीन्स कि ये आपकी एडजेक्टिव फ्रेज है। तो यहाँ पे टुगेदर विद जो है आपका कंजंक्शन नहीं होते स्टूडेंट्स, ये टुगेदर विद जो है आपके प्रीपोजिशंस होते हैं। इसलिए वो एक रूल बना दिया गया कि जब आपको ये वर्ड्स दिखें तो वर्ब जो है वो फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है। अरे सब्जेक्ट तो हमारा यही है, ये तो प्रीपोजिशन है, और ये अगर टुगेदर विद प्रीपोजिशन है तो हिज फ्रेंड्स तो इसका ऑब्जेक्ट हुआ, हिज फ्रेंड्स तो क्या हुआ, इसका ऑब्जेक्ट हुआ, ठीक है ना। तो सब्जेक्ट तो हमारे पास एक ही था तो उस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही वर्ब आती है, कभी भी ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग तो वर्ब आती ही नहीं है। तो आप कोई भी सेंटेंस ऐसा लिख लो, आपको बात जो है वो यही समझ में आएगी। एक और सेंटेंस लिख लो, अगर मैं बोलूं कि राम एज वेल एज हिज फ्रेंड्स, राम एज वेल एज हिज फ्रेंड्स have not done his या फिर their work। अब देखो पोजेशन भी आ गई यहाँ पे, मुझे बताएंगे पोजेशन आप क्या यूज करोगे। राम एज वेल एज हिज फ्रेंड्स हैव नॉट डन हिज हर देयर वर्क। तो अब देखो अगर मैं एज वेल एज हिज फ्रेंड्स को हटा भी दूं तो सेंटेंस मेरा पूरा बन रहा है, राम हैव नॉट डन हिज वर्क। तो राम और उसके दोस्त, मैं क्या कह रही हूँ, राम और उसके साथ साथ उसके दोस्त जो हैं उन्होंने अपना काम पूरा नहीं किया है। तो दैट मीन्स कि ये तो मुझे कैसी इंफॉर्मेशन दिख रही है, एक्स्ट्रा। तो हैव की जगह मैं क्या करूंगी, हैज नॉट, क्योंकि जो सब्जेक्ट है हमारा वो कौन है, राम। तो यहाँ पे हैज हुआ और राम के अकॉर्डिंग ही पोजेशन आएगी, तो देयर की यहाँ कोई भी सेंस नहीं है। तो यहाँ पे जो पोजेशन हम यूज करेंगे वो कैसे यूज करेंगे स्टूडेंट्स, सिंगुलर यूज करेंगे। तो यहाँ से आपका चाहे कैसा भी सेंटेंस बन रहा हो तो इस चीज का आपको स्पेशली ध्यान रखना है। तो इनका रट्टा नहीं मारना है आपको कि फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब आएगी, वहां पे नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब आएगी। इनके पीछे का लॉजिक जो है वो मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया है कि एग्जैक्टली इनके पीछे लॉजिक जो है वो लॉजिक है क्या। क्लियर? तो आई थिंक ये वाला कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है। चलिए इसको मैं रब कर देती हूँ। इसके बाद नेक्स्ट पेयर बनाएंगे कंजंक्शन में रादर एंड अदर। तो रादर और अदर के लिए अगर कोई कंजंक्शन यूज होना है इनके साथ, तो रादर और अदर के साथ जो कंजंक्शन यूज होगा स्टूडेंट्स वो हमेशा ही देन कंजंक्शन यूज होगा। मैं किसकी बात कर रही हूँ, रादर या फिर अदर। तो इनके साथ अगर कोई कंजंक्शन यूज होना है तो वो कंजंक्शन यूज होगा हमारा देन। तो रादर या फिर अदर के लिए कंजंक्शन हम यूज करेंगे देन, इनका पेयर ये बनेगा। रादर का मतलब क्या होता है, के बजाय। रादर का मतलब क्या होता है, के बजाय। ऐसे ही अदर देन का मतलब भी क्या होगा कि उसके अलावा कुछ और। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बोलूं कि आई वुड रादर डाई देन
बैग, आई वुड रादर डाई देन बैग। और ये क्वेश्चन, ये सेंटेंस आपको बहुत बार एग्जाम में देखने को मिलता है और वहां पे हमें बहुत सारी गलतियां यहाँ पे देखने को मिलती हैं। सबसे पहले तो इस बैग की हमें कोई सेंस नहीं आ रही, दैट मीन्स कि मैं क्या कह रही हूँ कि मैं मरना पसंद करूंगी किसके बजाय, भीख मांगने की बजाय। तो एक एरर तो हमें ये मिला। दूसरा हमें पता है रादर का पेयर जो है वो कंपैरिजन वाला देन आएगा, ये वाला देन नहीं आएगा। तो दैट मीन्स कि यहाँ पे जब हमें रादर दिखा तो इसका अगर पेयर बनना है तो वो पेयर क्या बनेगा, THAN बनेगा, ना कि THEN बनेगा। ठीक है। ऐसे ही अगर मैं बोलूं कि आई हैव नो अदर ऑप्शन देन टू गेट अ जॉब, मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय जॉब करने के। ठीक है। आई हैव नो अदर ऑप्शन देन टू गेट अ जॉब। तो जब मेरे को अदर दिखा तो दैट मीन्स कि इसका पेयर भी हमें क्या बनाना है, अगर जरूरत है तो, अगर इसका पेयर भी हम क्या बनाएंगे कंजंक्शन में, देन ही बनाएंगे। तो इसका पेयर भी हमारे पास देन बनेगा। तो सेंटेंस चाहे रादर का हो, चाहे आपके पास सेंटेंस देन का हो, सॉरी अदर का हो, तो यही चीज बनाएंगे। एक सेंटेंस और लिखिए, आई हैव नो चॉइस रादर देन टू डू दिस। आई हैव no choice rather than to do this। तो जब भी आपको rather दिखे और उसके लिए किसी कंजंक्शन की जरूरत है तो वो हम हमेशा ही than को यूज करेंगे। तो मेरे पास और कोई चॉइस नहीं है इस काम के करने के अलावा। ठीक है। तो इस काम के करने के सिवाय मेरे पास और कोई चारा नहीं है, कोई और चीज नहीं है, कोई और चॉइस नहीं है। तो रादर और अदर का मतलब क्या निकल के आता है, के सिवाय या फिर के बजाय, वॉटएवर। तो इनका जो हमें पेयर बनाना है वो पेयर हम हमेशा ही देन का बनाएंगे। एक बार इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे बात करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए इसके बाद अगर मैं बात करूं आपसे, जो कि मैं मॉडल्स में भी पढ़ाती हूं लेकिन वहाँ कंजंक्शन का यूज हो रहा है, तो उसको हम यहीं पे सीखते हुए चलेंगे कंजंक्शन के अंदर भी। ठीक है। तो अगर मैं बात करूं तो किस तरीके से हम उसको यूज करेंगे, देखिए नेक्स्ट जो पेयर बनाने जा रही हूँ वो पेयर में बनाने जा रही हूँ लेस्ट का पेयर जो है वो हमेशा ही शुड बनता है। लेस्ट का पेयर जो है वो हमेशा ही क्या बनता है, शुड बनता है। तो लेस्ट आपका एक कंजंक्शन है और उसका पेयर जो बनेगा वो हमेशा ही क्या बनेगा, शुड बनेगा। कोई और मॉडल लेस्ट के लिए कभी भी यूज नहीं होगा। और लेस्ट का मीनिंग क्या होता है स्टूडेंट्स, लेस्ट का मीनिंग होता है ऐसा न हो कि, लेस्ट का मीनिंग होता है ऐसा न हो कि, एंड दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये आपको एग्जाम में देखने को मिलता है। तो लेस्ट का मीनिंग होता है ऐसा न हो कि। तो मुझे बताइए स्टूडेंट्स, जब इसके मीनिंग में ही आपके पास ना आ रहा है तो ये कैसा वर्ड हुआ, नेगेटिव वर्ड हुआ। और ये अगर नेगेटिव वर्ड हुआ तो दैट मीन्स कि सेंटेंस में जिस पोर्शन में लेस्ट वर्ड आ रहा है उस पोर्शन में आपके पास नो नोट नेवर नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये सेंटेंस को अपने आप ही नेगेटिव बना देगा। और सेंटेंस को अपने आप ही नेगेटिव बना देगा तो यहाँ पे नो नोट नेवर लगाने की जरूरत हमें बिल्कुल भी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं कि रन फास्ट लेस्ट यू विल मिस दी ट्रेन, रन फास्ट लेस्ट यू विल मिस दी ट्रेन। ठीक है। तो मैं कह रही हूं जल्दी जाओ, ऐसा ना हो कि तुम्हारी ट्रेन जो है वो छूट जाए, तुम्हारी ट्रेन जो है वो मिस हो जाए। तो लेस्ट दिख रहा है हमें, तो लेस्ट के साथ अगर हमें कोई मॉडल यूज करना है, कोई हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है, तो वो हमेशा ही क्या यूज होगी, शुड यूज होगी। वो हमेशा ही क्या यूज होगी, शुड यूज होगी। शुड क्यों यूज होती है इसका रट्टा मारने की आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर हम इस सेंटेंस को ध्यान से पढ़े तो यहाँ पे हम सलाह देने का काम कर रहे हैं, सजेशन देने का काम कर रहे हैं कि भाई जल्दी जाओ, ऐसा ना हो कि तुम्हारी ट्रेन छूट जाए। और सलाह देने के लिए हम क्या यूज करते हैं, शुड को यूज करते हैं। मॉडल में इसको डिटेल में पढ़ाऊंगी। तो अभी सिर्फ आप इतना भी ध्यान रखते हो कि जब भी आपको सेंटेंस में लेस्ट दिख रहा है, लेस्ट कंजंक्शन दिख रहा है, तो उसके लिए अगर हेल्पिंग वर्ब कोई भी यूज करनी है तो वो क्या यूज होगी, शुड यूज होगी। रीजन मैंने आपको बता भी दिया है, क्योंकि सेंटेंस में हम सलाह देने का काम कर रहे हैं, और सलाह देने का काम कर रहे हैं तो सलाह देने के लिए हम मॉडल शुड ही यूज करते हैं। जब शुड मॉडल आपको पढ़ा रही होंगे, मॉडल्स का टॉपिक करेंगे, तब इसके बारे में दोबारा बात करेंगे। एक बार इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो कोई भी सेंटेंस आप बना रहे हो लेस्ट से, तो लेस्ट से जो आपका पेयर बनेगा वो हमेशा ही शुड ही बनेगा। आई थिंक ये चीज जो है आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है। तो ऐसे आप कोई भी सेंटेंस बनाओ। ऐसे ही फॉर एग्जांपल एक सेंटेंस और लिख लो अगर लिखना चाहो तो। अगर मैं बोलूं वर्क हार्ड
वर्क हार्ड लेस्ट यू विल फेल, वर्क हार्ड लेस्ट यू विल फेल, मेहनत करो ऐसा ना हो कि तुम फेल हो जाओ। तो लेस्ट हमें दिखा, तो लेस्ट का पेयर हम क्या बनाएंगे स्टूडेंट्स, शुड बनाएंगे। लेस्ट का पेयर हम क्या बनाएंगे, शुड बनाएंगे, यहाँ पे विल यूज नहीं होगा। तो मेहनत करो ऐसा ना हो कि तुम फेल हो जाओ, ठीक है। तो लेस्ट का पेयर, लेस्ट कंजंक्शन का पेयर हम हमेशा ही हेल्पिंग वर्ब में शुड को यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम सलाह देने का काम करते हैं। तो आई थिंक ये चीज़ें जो हैं आपको समझ में आ गई हैं। तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कंजंक्शन है, जहाँ से ज़्यादातर आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो मैं आपको करा रही हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में हम और कंजंक्शंस को देखेंगे कि किस किस तरीके से और कंजंक्शंस काम करते हैं, और ऐसे भी देखेंगे, ऐसे वर्ड्स भी देखेंगे जिनका कोई पेयर नहीं बनता। दैट मीन्स कि उन कंजंक्शन का हमें कोई भी पेयर नहीं बनाना है, वो चीज़ देखेंगे। और अगर फिर टाइम बचा तो दैट मीन्स कि हम प्रैक्टिस भी करेंगे, ठीक है, कंजंक्शंस की, कि आपको क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करना आए। तो प्रैक्टिस भी करेंगे और कुछ कंजंक्शंस को और जानेंगे। तो इतने इसको रिवाइज करते रहिए, इसको पढ़ते रहिए, ठीक है। चलिए, थैंक यू क्लास।